हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम विवाह और नातेदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। विवाह विवाह दो व्यक्तियों का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है और सृष्टि में मनुष्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विवाह बहुत ही आवश्यक है। और हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि पक्षों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। विवाह का उद्देश्य केवल यौन संतुष्टि ही नहीं होता है, वरन कभी-कभी तो यह केवल सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। मानवीय इच्छाओं की पूर्ति ने ही विवाह को जन्म दिया है और विवाह ने ही परिवार तथा नातेदारी को बनाया है। कुछ समाजों में विवाह एक धार्मिक संस्था है, तो कुछ में कानूनी एवं सामाजिक समझौता माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विवाह दो विषमलिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है। विवाह के अलग अलग समाजों में अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे ईसाई धर्म में प्रमुख उद्देश्य यौन संतुष्टि है, तो हिंदू समाज में धर्म की रक्षा करना या धार्मिक संस्कार करना है। और मुस्लिम समाजों में विवाह का उद्देश्य वैध संतानोत्पत्ति को जन्म देना है, तो वहीं जनजातीय उद्देश्य साथ साथ रहने का सामाजिक समझौता है। परंतु समाजशास्त्रीय उद्देश्य स्त्री और पुरुष को एक परिस्थिति देकर उसके अनुसार भूमिकाओं का निर्वहन करना है। विवाह की परिभाषाएं। बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति प्रदान करता है। हावेल के अनुसार विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनकी रक्त संबंधियों और अन्य नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। हर्टन और हंट के अनुसार विवाह एक ऐसा मान्य सामाजिक प्रतिमान है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक परिवार स्थापित करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हैरी जॉनसन के अनुसार देखिए, यह एक स्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और स्त्री को बिना समुदाय में अपने अस्तित्व की हानि के संतानोत्पत्ति की सामाजिक स्वीकृति है। नेक्स्ट परिभाषा गिलिन एवं गिलिन के अनुसार देखते हैं। इन्होंने कहा है कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए समाज स्वीकृत माध्यम है। नेक्स्ट है विवाह की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट है विवाह दो विषमलिंगियों का संबंध है। सेकंड है विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। थर्ड है इसके माध्यम से विवाह संबंधों का नियमन करता है। फोर्थ है बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण। फिफ्थ है आर्थिक संयोग। सिक्स है मानसिक सुरक्षा। सेवन है सामाजिक सुरक्षा। 8 है संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण। 9 है वैध संतानोत्पत्ति। 10 है माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों, दायित्वों एवं भूमिकाओं को जन्म देना। और 11 है यह धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। वेस्टरमार्क ने विवाह को एक सामाजिक संस्था के अतिरिक्त एक आर्थिक संस्था भी माना है।
फ्रेंड्स, ये विवाह के बारे में मैंने जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं। अगर आपको और अच्छे से डीप पढ़ना है तो एक अरिहंत की बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं नातेदारी व्यवस्था को। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि हम नातेदार या रिश्तेदार किसे कहते हैं। जैसे जब किसी लड़का या लड़की का विवाह होता है तो आपस में उन दोनों का ही मिलन नहीं होता, अपितु क्या होता है कि लड़के के फैमिली वाले और लड़की के फैमिली वाले भी आपस में मिलते हैं और शादी होते ही वे एक दूसरे के रिलेटिव कहलाते हैं, रिश्तेदार कहलाते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति अपने परिवार के अतिरिक्त अनेक वर्गों के नातेदारों से जुड़ा होता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। विर्क ने संगोत्रता या नातेदारी को ऐसे संबंध के रूप में स्वीकार किया है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। नातेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग है जिन्हें रक्त संबंध के कारण नातेदार या संबंधी माना जाता है। रक्त संबंध को व्यक्त करने के लिए तकनीकी शब्द समरक्तता या कॉन्संग्यूनिटी का प्रयोग किया जाता है और विवाह के फलस्वरूप स्थापित होने वाले सभी प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए विवाह संबंध का शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा देखते हैं अब। के.एम. कपाड़िया के अनुसार इन्होंने हिंदू नातेदारी की विवेचना में प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया है। पी.एच. प्रभु द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी संस्कृत के मूल ग्रंथों पर आधारित है। इरावती कर्वे और डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने विस्तार में नातेदारी पद्धति का विवेचन किया है। नेक्स्ट है नातेदारी के प्रकार। नातेदारी भावात्मक संबंधों पर आधारित पारिवारिक व्यवस्था है। उसका आधार सामाजिक अंतःक्रिया तथा रक्त संबंध है। इन्हीं आधारों पर हम नातेदारी को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है विवाह संबंधी नातेदारी। इसमें देखिए फ्रेंड्स, वे रिलेटिव आ जाएंगे जो विवाह के बाद एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे एक लड़का और लड़की की शादी के बाद लड़के की फैमिली वाले और लड़की की फैमिली वाले ये आपस में रिलेटिव हो जाते हैं। जैसे पति पत्नी, ससुर सास, दोनों ओर के, पति के भी ओर के और पत्नी के ओर के, जेठ भाभी, ससुर सहलज, सास जेठानी आदि इसमें आते हैं। दूसरा है रक्त संबंधी नातेदारी। इसमें वे सभी प्रकार के संबंध आते हैं जो रक्त पर आधारित होते हैं, जैसे भाई बहन, मम्मी पापा आदि इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है नातेदारी के वर्ग। नातेदारी को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक संबंध, प्राइमरी रिलेशन। इसमें बहुत ही क्लोज रिलेटिव आते हैं हमारे, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्री, माता पुत्र, पिता पुत्री, छोटे बड़े भाई, छोटी बड़ी बहन आदि इसमें आते हैं। सेकंड है द्वितीयक नातेदारी, सेकेंडरी रिलेशन। इस प्रकार की नातेदारी में वे लोग आते हैं जो प्राथमिक संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं, जैसे बहनोई, साला, दामाद, ससुर आदि इसी प्रकार के संबंध में आते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक नातेदारी या टर्शियरी रिलेशन। इस प्रकार की नातेदारी द्वितीयक नातेदारी से एक अंश पर होती है। इसके अंतर्गत सहलज, देवरानी आदि आते हैं। अगला है नातेदारी की रीतियाँ। इसमें पहला है परिहार। इसमें कुछ परंपराएं ऐसी बन जाती हैं कि जिनकी उपेक्षा तथा बहिष्कार किया जाता है। इस प्रकार की नातेदारियों में एक दूरी सी बनी रहती है। माता पिता, पुत्र पुत्री तथा वधू में यह दूरी बनी रहती है। आज भी आप देखिएगा कहीं कहीं गांवों में ये प्रथा होती है कि
बहुएं जो होती हैं वे सास ससुर जेठ और जो उनसे बड़े हैं रिश्ते में, उनके सामने वे पर्दा करती हैं, घूंघट करती हैं। और महिलाएं अपने पति और ससुर आदि के नाम नहीं लेती, उनका नाम उच्चारण नहीं करती हैं। इन सभी सास ससुर संबंधों को निषेधों के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है परिहास संबंध। इसमें वे संबंध आते हैं जिनमें दो व्यक्तियों के संबंध बहुत निकट होते हैं, जैसे भारतीय समाज में देवर भाभी, जीजा साला साली, बहनोई सहलज आदि ये सभी परिहास संबंध में आते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक संबोधन। इस नातेदारी की अभिव्यक्ति किसी माध्यम से होती है। जैसे भारत में महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, वे अपने पति को अपने पुत्र या पुत्री के माध्यम से पुकारती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है मातुल्येयी। इस प्रकार के संबंधों में मामा भांजे भांजी के संबंध होते हैं। मात्र सत्तात्मक परिवारों में पिता से अधिक सम्मान मामा का होता है और मामा अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार भांजे को देता है। नेक्स्ट है पितृ सवलेय। इस प्रकार के संबंधों में बुआ का अधिक महत्व होता है। हिंदुओं में अनेक ऐसे संस्कार होते हैं जिन्हें बुआ संपन्न करवाती हैं। नेक्स्ट है सहप्रसूता। इसमें जब इस प्रकार के संबंधों का आधार सह अनुभूति होता है, इसमें जब पत्नी किसी कष्ट में होती है तो उसके पति से भी आशा की जाती है कि वह उस कष्ट की अनुभूति करे। मर्डॉक ने एक व्यक्ति के लगभग 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक तथा 151 तृतीयक नातेदार बताए हैं। इन्होंने नातेदारी की श्रेणियों में बहुत गहरा अध्ययन किया है। संबंध सूचक शब्दावली। मजूमदार एवं मदन के शब्दों में नातेदारी संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के लिए किया जाता है। मार्गन पहले विद्वान थे जिन्होंने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने न्यूयॉर्क राज्य के इराकिवीज जनजाति का अध्ययन किया है। इनके यहाँ नातेदारी के नामों का उल्लेख करने का तरीका पश्चिमी समाजों से बिल्कुल अलग है। जैसे पिता को संबोधित करने के लिए जिस जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनके यहाँ पिता के भाई तथा माँ के भाई आदि को भी उसी शब्द से पुकारते हैं। जैसे असोम के सेमीनाग जनजाति में अजा शब्द का प्रयोग माँ, मौसी, चाची आदि तीनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नातेदारी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं नातेदारी के प्रति, इसे देख लेते हैं। मार्गन लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला है। ब्राउन ने अफ्रीका की नातेदारी प्रथा का अध्ययन किया है, साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति का अध्ययन किया है। रॉबिन फॉक्स ने नातेदारी का क्रमबद्ध अध्ययन किया तथा उसकी व्याख्या की है। इरावती कर्वे तथा के.एम. कपाड़िया ने भारत में नातेदारी संबंधों का विश्लेषण किया है और
कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारत को 4 खंडों में विभाजित किया है। प्रोफेसर पीटर ने सामाजिक पितृत्व के निर्धारण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। मीसा टिटीब ने एक स्थानीय निवास की अवधारणा दी है। एस्किमो जनजातियों में वृद्ध तंत्र की अवधारणा पाई जाती है तथा माता पिता का आदर यहाँ कम होता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।